हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं क्या विषय हिंदी लेके आए। विषय हिंदी जो 2021-22 की आपकी प्रश्न बैंक है उसके आधारित प्रश्न हैं जो विषय हिंदी है और कक्षा 9वीं के लिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस अध्याय। ये इकाई 4 है। इसके पहले की वीडियो हम इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 डाल दिए। इकाई 4 है। इकाई 4 से आपको 11 अंक का आना है, जिसमें आपको 6 अंक के आना है, विकल्प आना है, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से आपके कितने अंक के आना है, 11 अंक के आना है। यहाँ पे कुल अंक कितने हैं, 11 है। और इसमें क्या क्या दिया रहेगा, संधि परिचय एवं प्रकार, निपात शब्द रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, विशेषण, वर्तनी, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और बृज कोश 1 अंक का प्रश्न रहेगा। और सामासिक पद, क्रिया के भेद, शब्द युग्म, तत्सम शब्द, आंचलिक शब्द, विज्ञापन, ये सभी प्रश्न इसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए हम इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में क्या दिया, 1 अंक वाले प्रश्न है, 1 अंक की है ये प्रत्येक प्रश्न कितने 1 अंक वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, इसके शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। कि प्रश्न क्या है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन का नंबर दिया है देशज, ख नंबर प्रत्यय, ग नंबर उपसर्ग और घ नंबर यौगिक। तब इसका सही आंसर क्या आएगा कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका जो सार्थक अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए, क नंबर वर्ण, ख नंबर प्रत्यय, ग नंबर शब्द और घ नंबर निपात। तो आप इसका सही आंसर देखिए, बताइए यहाँ से क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शब्द। जो वर्णों के मेल, जो वर्ण होते हैं वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, शब्द। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 इसका, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा, पढ़ाकू, क नंबर पढ़ाकू, ख नंबर अनपढ़, ग नंबर वाचाल, घ नंबर बुद्धिमान। तो प्रश्न क्या है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़। तो इसका सही आंसर ख नंबर आ जाएगा, अनपढ़। और जो पढ़ा लिखा है उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। और पढ़ा लिखा को पढ़ाकू भी कहते हैं। जो अधिक पढ़ता है उसको पढ़ाकू कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का आंसर क्या हो गया, ख नंबर अनपढ़। इसके बाद अगला, मुँह की खाना का अर्थ है, ये मुहावरा है। मुँह की खाना, इसका अर्थ है क नंबर हार मानना, घर जाना, घूमना, भागना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, मुँह की खाना का अर्थ होता है हार मानना। क्या होगा, हार मानना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर्यायवाची पूछा है। कमल का पर्यायवाची, क नंबर पंकज है, ख नंबर तत्सम है, ग नंबर बादल है, घ नंबर फूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क नंबर पंकज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला फिर देखिए, अब अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों को में सही शब्द चुनकर लिखिए। प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक जो रिक्त स्थान है उसके 2-2 आंसर दिए, एक सही है एक गलत है। आपको सही आंसर चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। देखिए क्या कहा है, पहला नंबर, आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा। आचार के पूर्व यानी पहले, तो उपसर्ग कहाँ जोड़ता है, पहले। तो आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा, क्या बनेगा, अत्याचार बनेगा या सदाचार बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अत्याचार। यदि आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा तो क्या बनेगा, अत्याचार बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अत्याचार। कमाई में प्रत्यय है,
इसमें दो ऑप्शन दिए, आई लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, तो कमाई में। तो कम धन आई क्या हो गया, कमाई हो गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, आई। फिर देखिए सदाचार का विलोम, आचार दुराचार। तो सदाचार का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, दुराचार। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल या चालाक। तो उसे वाचाल कहते हैं, अधिक बोलने वाले क्या कहते हैं, वाचाल। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। विदेशी शब्द या देशी शब्द। प्रश्न है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्न है। तो ये क्या कहलाएगा, जो विदेशी शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विदेशी शब्द। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न नंबर 2 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पे आया आपको सही जोड़ी बना के लिखिए। अब देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और ये इनके उत्तर कहाँ दिए हैं, ब नंबर में। तो यहाँ से आपको सही उत्तर चुनना है और उससे मिलान करना है। अनु तथा भाव, अनु तथा भाव के योग से, अनु तथा भाव के योग से क्या बनेगा, अनुभाव बनेगा। अनु और भाव के योग से क्या मिलके बनेगा, अनुभाव। तो घ नंबर आ जाएगा। देखो हमने पहले को घ से मिला दिए। दूसरा, इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्राम का तद्भव शब्द। तो ग्राम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ये देखिए गाँव। ग्राम का तद्भव शब्द क्या हो गया, गाँव। फिर चौथा नंबर, दांत खट्टे करना का अर्थ है, यानी दांत खट्टे करने का अर्थ है परास्त करना। क्या होता है इसका अर्थ, परास्त करना। भूमि, भूमि को और क्या कहते हैं, धरा। भूमि क्या कहते हैं हम, धरा। तो ये धरा आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये सही जोड़ी मिला दिए। पहला क्या था, अनु तथा भाव के योग से बनेगा, तो क्या बनेगा, अनुभाव। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, ग्राम का तद्भव शब्द गाँव, दांत खट्टे करना का अर्थ है परास्त करना, और पांचवा है भूमि को क्या कहेंगे, धरा। यानी भूमि का पर्यायवाची और क्या होता है, धरा होता है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उपसर्ग शब्द में कहाँ, उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है। तो आपको इसका आंसर भी बताए थे, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, अंत में। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, अंत, अंत में जुड़ता है उपसर्ग। उसके बाद प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो प्रारंभ में। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, प्रारंभ में। फिर विलोम शब्द का अर्थ क्या है, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, विरोधी, विपरीत। विलोम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, या क्या होगा, विरोधी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए इसका। अगला प्रश्न क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर देखिए 5वां नंबर, ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं। क्या कह रहा है, ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द है। तो ये कौन से शब्द होते हैं, निपात शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं ये, निपात। कौन से शब्द कहलाते हैं ये, निपात। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आता है नेक्स्ट, अगला 5वां नंबर, सत्य और असत्य बताना। इसमें हमको सत्य असत्य में क्या है, देखिए शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अभी आपको हमने बताए थे शब्द के आगे जुड़ने वाले उपसर्ग आगे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सही। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का सही। दूसरा, उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है। उत्थान का विलोम
उन्नति शब्द है। सत्य असत्य, बिल्कुल ये गलत है, उन्नति नहीं होगा। उलोम। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। सत्य असत्य, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, पहले जुड़ता है क्या बाद में, तो प्रत्यय जुड़ता है बाद में, लेकिन इसमें ई कह रहा है, ई प्रत्यय जुड़ा है तो बिल्कुल गलत है, ई नहीं आएगा, आई आएगा, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, गलत। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, सही, छक्के छुड़ाना मीन्स हरा देना, ये सत्य आ जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल सही है, किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है, रश्मि है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ दिया संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है ये बताने को कह रहे हैं। फिर दूसरा दिया है निपात शब्द से क्या आशय है, निपात शब्द से आशय क्या है। तीसरा है मुहावरा क्या है, परिभाषा में उदाहरण सहित लिखिए। चौथा है विज्ञापन लेखन की दो विशेषताएं लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। फिर इसी प्रकार आपको निम्नलिखित प्रश्नों के 75 शब्दों में उत्तर लिखिए। संधि की परिभाषा लिखते हुए गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर लिखने को बताया। फिर क्या कहा है, तत्सम शब्द, तो ये आपके ऊपर वाले प्रश्न 30 शब्दों में लिखने का है, तो यहाँ पे आपको 2 अंक के आना है ये, और नीचे वाला जो है प्रश्न ये आपके 3 अंक के आना है, ये 75 शब्दों में लिखना है, तो ये आपको यहाँ से 5 अंक तैयार होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे संधि की परिभाषा के और प्रकार बता रहा हूँ। संधि क्या होती है आपको मालूम है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो ये आपको संधि की परिभाषा और प्रकार बता दिया। यहाँ से आपको संधि की परिभाषा और प्रकार याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको दिया निपात। निपात शब्द से क्या आशय है, तो इसका भी हम आपको अभी उत्तर बता देते हैं। उसके बाद मुहावरा, तो मुहावरे भी आपको इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा क्या होता है, परिभाषा और उदाहरण। तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से भाषा प्रभाव सरलता, क्षमता और रोचकता से परिपूर्ण हो जाती है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से भाषा प्रभाव सरलता, क्षमता और रोचकता से परिपूर्ण हो जाती है। मुहावरों में से भाषा के विस्तृत भाव व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। तो ये मुहावरे की परिभाषा बताया हमने, और उदाहरण बता सकते हैं आप। आकाश पाताल एक करना, अपना उल्लू सीधा करना, अंधे की लाठी, 9 2 11 होना, गागर में सागर, श्री गणेश। जैसे आकाश पाताल एक करना है यानी कठिन परिश्रम करना, मुहावरा हो गया। अब इसका वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मुहावरे क्या है वो बता दी, उसकी परिभाषा बताए और उसके उदाहरण आपको हमने बता दिए। इसके बाद निपात शब्द की बात आई। हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर अपने अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। फिर से निपात शब्द से आशय है, उसकी परिभाषा हम आपको रिपीट करके उसका परिचय बता रहे हैं। देखिए, वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर अपने अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, यहाँ पे केवल क्या हो गया, निपात हो गया। मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, यहाँ तक क्या है, निपात है। निपात शब्द, महत्वपूर्ण निपात शब्द निम्नलिखित है, जैसे मात्र है, तक है, भी है, ही, तो, भर, ना, जी, नहीं, ये क्या हो गया, निपात। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है विज्ञापन। अब यहाँ पे विज्ञापन क्या होता है, आपने विज्ञापन नाम तो सुने होंगे। विज्ञापन यानी कि जो विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विज्ञापन शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से बना है। आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं बताना है। पहले हम विज्ञापन बता देते हैं क्या होता है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विधन ज्ञापन, वी का अर्थ है विशेष या विशिष्ट, और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी या सूचना।
इसलिए विज्ञापन का अर्थ होता है किसी चीज़ विशेष की जानकारी देना। आज विज्ञापन का बहुत महत्व है। विद्यालयों, वस्तुओं, उत्पादों आदि के लिए आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आवश्यक है। आप देखते होंगे, टीवी देखते हैं आप, टीवी में जैसे मान के चलो आप कोई सीरियल देख रहे हैं, 5-10 मिनट आपका सीरियल आएगा, उसके बाद बीच में टाइटल आता है कहते हैं, तो टाइटल क्या है? विज्ञापन है। या आप देखते होंगे दीवारों में कई स्थान पे जैसे साड़ियों के नाम लिखे हैं दुकान के कि ये साड़ी यहाँ पे प्राप्त होगी अच्छे से अच्छे, या इस प्रकार से दीवारों पे विज्ञापन लिखे जाते हैं। टीवियों में विज्ञापन आते हैं, रेडियो में विज्ञापन आते हैं, आप यूट्यूब में हमारा ये वीडियो देखोगे उसमें विज्ञापन आएगा, तो ये विज्ञापन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताइए। तो हमने अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताए थे। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो यौगिक शब्द बनाते समय पहले युक्त होता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। तो इस प्रकार आप इसके उदाहरण भी बता सकते हैं। जैसे क्या बता सकते हैं? अनुधन भव, अनुभव, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, क्योंकि अनु यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है और कहाँ लगा है? ये पहले लगा है। फिर प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिन्हें यौगिक शब्द बनाते समय बाद में प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ शब्द बनाते हैं तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बाद में किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता देते हैं, पालनहार, तो यहाँ पे हार क्या हो गया? उसका उदाहरण हो गया, वो यानी कि हार क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको हमने ये क्या बताया, ये आपके जो प्रश्न नंबर 4 है उसके 5 प्रश्न दिए थे जो 2-2 अंक में आने वाले रहते हैं, उन्हें आपको यहाँ पे समझाए। इसके बाद प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 75 शब्दों में उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ दिया संधि की परिभाषा लिखिए, तो आप संधि की परिभाषा क्या बता सकते हैं? दो शब्दों के योग तथा अपने शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने यह परिभाषा बता दी, उसके प्रकार बता दिए। फिर यहाँ दिया गुण संधि एवं वृद्धि संधि में अंतर बताइए। तो गुण संधि क्या होती है? गुण संधि में यहाँ पे आपको अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक स्वर से दूसरा स्वर मिलता है तो उससे तीसरा स्वर बड़ी की ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। और वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि होती है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। आप इसको और देख सकते हैं इसका अंतर आगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। अब तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वैसे आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर। सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं ये बता देते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में ग्रहण किए जाते हैं। वे शब्द संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में बिना परिवर्तन किए ग्रहण किए जाते हैं और उनमें संस्कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं या संस्कृत प्रत्यय जोड़े गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कष्टक, धैर्य, कि क्या हो गया? तत्सम। और तद्भव क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी से परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काटा, काम, सांप। जैसे तत्सम शब्द अश्रु है तो तद्भव क्या होगा? आंसू। तत्सम शब्द क्या हो गया? अज्ञान, तो तद्भव शब्द क्या हो गया? अनजान। जैसे तत्सम शब्द है कृषक तो तद्भव शब्द क्या होगा? किसान। जैसे हम तत्सम शब्द कार्य बोलते हैं तो तद्भव में क्या कहते हैं? उसे काज। तत्सम में अंधकार कहते हैं तो तद्भव में अंधेरा। इस प्रकार से इसके उदाहरण हो गए।
अब इसके बाद आपके अगला प्रश्न आता है आंचलिक। क्या है? आंचलिक शब्द। आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से ही समझाइए। तो किसी अंचल या क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किसी अंचल या क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द आंचलिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं तो उस गांव में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका एक अंचल हुआ क्या नहीं, या आपका एक क्षेत्र हुआ, तो वो आंचलिक शब्द हो गए। जैसे लोटा, लुटिया, भीटा, भरिया, गंडा, गाँव, गिराव, घंटी, ये कौन से शब्द हैं? आंचलिक शब्द हैं। और आंचलिक शब्दों का जन्म कहाँ होता है? आंचलिक शब्द प्रत्येक अंचल में प्रयोग किए जाते हैं। आप हर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंतर में जाइए तो वहाँ की जो शब्द हैं बदल जाते हैं, तो आंचलिक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः उसी क्षेत्र में होता है जहाँ वे प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये आंचलिक शब्द हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित बताइए। तो हमने आपको बताया था अभी रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित बताइए। तो अब आप रचना की दृष्टि से कौन कौन से भेद होते हैं वो आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है अकर्मक और सकर्मक। तो पहले हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बता देते हैं। तो देखिए क्रिया के भेद 2 होते हैं। कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इनमें अंतर बताने को कहा है। देखिए जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया कौन सी है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और सकर्मक क्रिया में वाक्य में कर्म के बिना इसका अर्थ अधूरा होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म के बिना इसका अर्थ क्या होता है? अधूरा होता है। जैसे अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो गया? वह जाता है। और इसमें तो वह जाता है तो जाता क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। और देखिए हमने सकर्मक क्रिया का उदाहरण बता रहे हैं, वह रोटी खाता है। तो यहाँ रोटी खाता क्या है? सकर्मक, यानी कि यहाँ पे खाता रोटी क्या खा रहा है? वो रोटी खा रहा है। तो कौन सी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। फिर इसके बाद संधि और समास में अंतर आता है। विज्ञापन लेखन का सही तरीका क्या है? ये इस प्रकार से आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। संधि और समास, तो संधि में आप बता सकते हैं कि संधि क्या होती है। संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? जहाँ 2 शब्दों के कारण नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है और समास के 6 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से इससे अंतर और बता सकते हैं आप उदाहरण देके। विज्ञापन लेखन का सही तरीका क्या है? तो विज्ञापन लेखन का जो सही तरीका है किस प्रकार से होना चाहिए? उसका क्षेत्र छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होना चाहिए, कम समय के लिए होना चाहिए। उसमें जिस चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं उसको बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। और उसमें क्या क्या विशेषताएं, उसकी विशेषताएं बताना चाहिए कि हम जिसका विज्ञापन दे रहे हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ और ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। और ये अध्याय कितने अंक का था अभी आपको बताया था हमने? ये अध्याय था आपका 11 अंक का। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।